नमस्कार, मैं हूं मनोज और हमने पीछे एक वीडियो बनाया था जिसमें हम ये जाना था कि 10th के बाद में यानी हाई स्कूल के बाद में हम अपने स्ट्रीम का सिलेक्शन कैसे करें और उसके करने के हमने तरीके बताए थे। और आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमारे भारत में इंडिया में 10वीं के बाद में कौन-कौन सी स्ट्रीम अवेलेबल है जिसमें ज़्यादा लोग जाते हैं और अपना एक बेहतर करियर बनाते हैं। कौन सी पढ़ाई आप करेंगे तो किस फील्ड में जाएंगे और आपका करियर कैसा रहेगा। आज के इसी वीडियो में हम इसी चीज़ की जानकारी लेंगे, यही चीज़ जानेंगे और थोड़ा शॉर्टकट में जानेंगे। अलग-अलग कोर्स के लिए अलग-अलग क्या कर सकते हैं उसके लिए हम एक अलग वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, अलग वीडियो में बनाएंगे। अभी स्ट्रीम कौन-कौन सी है, अगर वो वाली स्ट्रीम हम चूज़ करेंगे तो कौन से करियर में जाएंगे, इस वीडियो में आज हम यही जानकारी देंगे। अब सबसे पहली जो स्ट्रीम है जिसको सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, ये थोड़ी सी अदर स्ट्रीम की अपेक्षा थोड़ी सी टफ है। और अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे तो कोई चीज़ टफ नहीं है। अगर हमारा इंटरेस्ट इस क्षेत्र में है कि हम साइंस पढ़ना चाहते हैं तो इनमें हम विषय का चुनाव कौन सा करेंगे, कौन कौन से विषय होते हैं। सबसे पहला है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। अगर हम पीसीएम करेंगे तो हम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएंगे। और दूसरा जो कम्बिनेशन है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर हम ये वाला करेंगे तो हम मेडिकल की फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, जो डॉक्टर अपना करियर बना सकते हैं। इसी के साथ में हम साइंस के साथ में कंप्यूटर भी पढ़ते हैं और इसके साथ में कुछ वैकल्पिक विषय भी रहते हैं जो हमारी एक भाषा हो सकती है। अलग अलग बोर्ड में ये अलग अलग हैं, अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग सब्जेक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। और मैक्सिमम विषयों की जो संख्या है सीबीएसई के हिसाब से वो 9 है। लेकिन अगर हम 9 विषयों का चुनाव करते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा ज़्यादा स्कोप मिल जाता है, ज़्यादा सब्जेक्ट हम पढ़ पाते हैं। लेकिन हम अगर मिनिमम हमें 5 विषय चुनना होता है। यूपी बोर्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ में हम लोग इंग्लिश और हिंदी पढ़ते हैं या अन्य विषय लेते हैं। और पीसीएम के साथ में हम लोग हिंदी और इंग्लिश ही पढ़ते हैं। और सीबीएसई बोर्ड में भी ऐसी फैसिलिटी है कि हम लोग मैक्सिमम 9 विषय का चुनाव कर सकते हैं, 9 विषयों का चुनाव कर सकते हैं और मिनिमम हम लोग 5 विषय का चुनाव कर सकते हैं। अब हम इसमें बताते हैं कि अगर आप ये साइंस की पढ़ाई करते हैं तो आप अपना कौन कौन से क्षेत्र में कैरियर बना सकते हैं। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेते हैं तो आप मेडिकल साइंस के फील्ड में जा सकते हैं, यानी कि डॉक्टर बन सकते हैं। और अगर आप पीसीएम लेते हैं तो अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का कम्बिनेशन लेते हैं तो आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं, यानी कि एक इंजीनियर के रूप में अपना कैरियर बना सकते हैं। और हर एक विषय में, चाहे आप फिजिक्स लें, चाहे केमिस्ट्री लें, चाहे बायोलॉजी लें, आप उनमें प्रोफेसर बन सकते हैं, एज ए टीचर काम कर सकते हैं पढ़ाने के साथ डिग्री कॉलेज में और इंजीनियरिंग कॉलेज में या कहीं भी जिस विषय से आपने पढ़ाई की है और जहाँ उसकी पढ़ाई होती है वहाँ पे आप एक प्रोफेसर का काम कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजिस्ट का काम कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी वो फील्ड होता है जिसमें लोग वायरस और बैक्टीरिया का निर्माण करते हैं जो हमारे हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। डीएनए में बहुत सारी चीज़ें एडिशन करते हैं और बहुत सारी चीज़ों का डिलीशन भी करते हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो होते हैं माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में काम करते हैं। फुल स्टैक डेवलपर, अगर आप कंप्यूटर लेते हैं, साइंस में अगर आपका कंप्यूटर है तो फुल स्टैक डेवलपर के रूप में काम कर सकते हैं। केमिस्ट्री की पढ़ाई अगर करते हैं या बी फार्मेसी करते हैं पीसीबी करने के बाद में, तो आप एक केमिस्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं। और एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद में भी आप एज ए केमिस्ट काम कर सकते हैं। डाटा एनालिस्ट, अगर आप कंप्यूटर की पढ़ाई करते हैं तो डाटा एनालिस्ट के क्षेत्र में आप कैरियर अपना बना सकते हैं। दूसरा जो सबसे चुनिंदा स्ट्रीम है वो है कॉमर्स का, जो साइंस के बाद में लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इनके जो सब्जेक्ट रहते हैं वो इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडीज़ है और कंप्यूटर्स है। और कंप्यूटर के साथ में इंग्लिश का भी चुनाव करते हैं। और बहुत सारे बोर्डों में, बहुत सारी स्ट्रीम में ये सब्जेक्ट थोड़ा सा वेरी कर सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। इसके लिए आगे चल के आप सीए फाउंडेशन का कोर्स कर सकते हैं। ये पढ़ाई करने के बाद में सीएस फाउंडेशन का कोर्स कर सकते हैं, आईसीडब्ल्यूए फाउंडेशन का कोर्स कर सकते हैं। और अब हम आपको आगे बताते हैं कि इन विषयों के चुनाव करने के बाद में आप कौन सी फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, यानी कि क्या बन सकते हैं। अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट चुनाव करते हैं, यानी कि व्यापार की दुनिया में जाना चाहते हैं, ट्रेड की दुनिया में जाना चाहते हैं, तो आप एक चार्टेड अकाउंट के रूप में काम कर सकते हैं। ये चार्टेड अकाउंट तमाम प्राइवेट कंपनियों में या ये सेल्फ भी सीए होते हैं जिनसे हम कंसल्ट कर सकते हैं। अपने पैसों का लेन देन, अपने टैक्स के लिए इनसे सलाह लेते हैं और ये बजट बनाने का काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में भी। और ये सीए लोग ही बजट बनाने का काम करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी। कंपनी सेक्रेटरी के रूप में काम कर सकते हैं।
ये कॉमर्स का कोर्स लेने के बाद में फाइनेंस एनालिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं। बैंकर, बैंकिंग सेक्टर में आप जा सकते हैं। अकाउंटेंट में जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी अकाउंटेंट होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी अकाउंटेंट होते हैं, और तमाम सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनमें अकाउंटेंट का काम होता है, और बैंक में भी अकाउंटेंट होते हैं। रिस्क मैनेजमेंट एनालिसिस, यानी कौन से सेक्टर में जो आप ट्रेडिंग करते हैं, जो व्यापार करते हैं, उसमें रिस्क एनालिसिस मैनेजर होते हैं। जो भी आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं तो बताते हैं कि कौन सा ज़्यादा रिस्की है। वो मार्केट पे पूरा नज़र रखते हैं, कौन सा नीचे जाने वाला है, कौन सा ऊपर जाने वाला है, और वो एक अच्छे पैसे कमाते हैं और इनमें अपना करियर बनाते हैं कॉमर्स की पढ़ाई करने के बाद में। इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, मतलब अपना पैसा आप कहाँ लगाएं, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा हो गया है, आप इस वाले शेयर में डालें, आप इस वाले शेयर में डालें, आप यहाँ डालेंगे तो ज़्यादा बचत में जाएंगे, आप किसी को ब्याज पे दे दें। तो इन्वेस्टमेंट जो कंसल्टेंट होते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं। ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी म्यूचुअल फंड वाले ग्रुप हैं और जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट के यहाँ पे काम करते हैं। एलआईसी में भी काम करते हैं। तो बहुत सारे एज ए ऑडिटर काम कर सकते हैं। ऑडिटर की ज़रूरत कहाँ होती है, अब पैसा है तो इनमें घपलेबाजी भी हो सकती है और हिसाब किताब में कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए, तो उसके लिए बार बार लोग ऑडिट करते रहते हैं, और वो जो ऑडिट करने वाले लोग होते हैं उनको ऑडिटर बोलते हैं। तो एज ए ऑडिटर भी काम करते हैं और इनके भी पैकेज अच्छे होते हैं, इनकी भी अच्छी सैलरी होती है और ये अच्छी आमदनी करते हैं और इनका करियर भी काफ़ी अच्छा होता है। अब अगली जो स्ट्रीम है वो है ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट स्ट्रीम, जिसको ऐसे लोग चुनाव करते हैं कि मतलब जिनको कुछ नहीं आता, जिनको बायोलॉजी समझ में नहीं आती, जिनको कॉमर्स समझ नहीं आता और इसको बहुत सस्ता समझते हैं। उसकी वजह ये है, ये आसान तो नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, ये उनके लैंग्वेज में अवेलेबल होती है। अगर हिंदी क्षेत्र के छात्र हैं तो उनको हिंदी में ये विषय उपलब्ध हो जाते हैं। अगर वो बंगाल के लोग हैं तो ये सब्जेक्ट बंगाली में अवेलेबल हो जाते हैं। अगर वो इंग्लिश सब्जेक्ट को समझ पाते हैं तो इंग्लिश में अवेलेबल हो जाते हैं। इसीलिए लोगों को थोड़ा ईजी लगते हैं और समाज के विषय हैं जो समाज में लोग देखते हैं तो इसको आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन इतने आसान भी नहीं है और इनमें भी अच्छा कैरियर है। जो लोग जिनकी जिनकी जो व्यक्तित्व होता है, जो क्रिएटिविटी नेचर का होता है, उनके लिए सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है। और इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, और जो यूपीएससी का सिलेबस है, जो हमारे देश में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, और जो स्टेट लेवल की जो परीक्षाएं होती हैं जिनसे बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, उनके लिए ये बहुत कंफर्टेबल होता है। बहुत सारे लोग बीटेक करने के बाद में, एमबीबीएस करने के बाद में जब ये यूपीएससी की परीक्षा देने जाते हैं तो इन सब्जेक्टों में चले आते हैं, उनका टेक्निकल थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है और उस ह्यूमैनिटी को इथिक्स के साथ में सीखते हैं। इस एथिक्स को सीखते हैं, हिस्ट्री को सीखते हैं, आसानी से समझ लेते हैं और यूपीएससी को क्रैक कर लेते हैं। तो कोर जो सिलेबस है यूपीएससी का, ज़्यादातर टॉपिक इसी पे डिपेंडेंट है। वो जो विषय लेते हैं उनके बजाय एथिक्स के ये टॉपिक ज़रूर रहते हैं। इनमें जो सब्जेक्ट है वो जियोग्राफी लेंगे आप, एथिक्स लेंगे, हिस्ट्री लेंगे, और लैंग्वेज आपकी कोई भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, बंगाली भी हो सकती है, पंजाबी भी हो सकती है। तो कोई भी भाषा का चुनाव आप अपने हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से जो भी आपको अच्छी लगती है वो ले सकते हैं। सोशियोलॉजी है, लिटरेचर है, पॉलिटिकल साइंस है और यूपीएससी। इनको एक बार हिंदी में भी बता देता हूँ। जियोग्राफी को भूगोल बोलते हैं, एथिक्स को नीति शास्त्र बोलते हैं, हिस्ट्री को इतिहास बोलते हैं, लैंग्वेज को भाषा बोलते हैं, साइकोलॉजी को मनोविज्ञान बोलते हैं, लिटरेचर को साहित्य बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस को राजनीति विज्ञान बोलते हैं। और ये सारे सब्जेक्ट हैं जिनका चुनाव आप यहाँ कर सकते हैं और इनमें भी बहुत अच्छा खासा स्कोप है। सारे जितने भी पुलिस के कंपटीशन, लेखपाल के कंपटीशन, छोटे छोटे जो कंपटीशन होते हैं, ये आर्ट स्ट्रीम के जो बच्चे होते हैं आराम से उनमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और ये परीक्षा पास करके उनको गवर्नमेंट जॉब में अच्छी खासी नौकरियां मिल जाती हैं, या वो एक समाज सेवी के रूप में भी काम कर सकते हैं। तो इनके लिए कौन कौन से कैरियर हैं, अगर ये वाली स्ट्रीम आप चुनाव करते हैं तो आपके लिए कौन कौन सा कैरियर मिलेगा, वो एक बार हम आपको बताते हैं। अगर आप आर्ट स्ट्रीम में जाते हैं, अगर कला संकाय कला वाली स्ट्रीम को चुनाव करते हैं, ह्यूमैनिटीज़ को लेते हैं, तो आप एक हिस्टोरियन, अगर इतिहास लेते हैं तो आप एक इतिहासकार बन सकते हैं और इन सब सारे सब्जेक्टों में आप एज ए प्रोफेसर के रूप में भी काम कर सकते हैं। इवन आप बीपीएड और बीएड वाले कोर्सों को करने के बाद में, बीटीसी करने के बाद में आप एक अध्यापक के रूप में भी काम कर सकते हैं। आप एक पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजर, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अब जो जनता है वो सारी जनता एक जैसी नहीं है, सारी एक जैसी पढ़ी लिखी नहीं है। तो अपने प्रोडक्ट को बताने के लिए, अपने प्रोडक्ट, अपनी क्वालिटी को समझाने के लिए एक हर ऑर्गेनाइजेशन में
पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजर होता है, तो ये वाला काम भी ये पढ़ाई करने के बाद कर सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट, भूगोल की पढ़ाई करने के बाद में इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। जो सर्वे होते हैं, जो मिट्टी की खुदाई होती है, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जुड़ा हुआ है, उस क्षेत्र में भी जा सकते हैं, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव के व्यवहार को समझने के लिए आप इस क्षेत्र में जा सकते हैं। मानव के इतिहास को ये लोग समझते हैं और मानव की जिज्ञासा कैसी है, मानव किस तरीके से काम करता है, आने वाले दिनों में कैसे काम करेगा, पीछे कैसे काम करता था और वर्तमान समय में कैसा काम करता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं यही काम करते हैं। इसमें भी आर्ट स्ट्रीम सेलेक्ट करने वाले लोग अपना करियर बना सकते हैं। जर्नलिस्ट, जी हाँ, जितने भी ये पत्रकार हैं वो ये वाली आर्ट से बीए करने के बाद में मास कम्युनिकेशन का कोर्स करते हैं। एक डिप्लोमा बहुत सारे होते हैं इसमें और डिग्रियां भी होती हैं। तो ये मास कम्युनिकेशन करने के बाद में वो लोग अपना करियर इसमें बना सकते हैं, यानी आर्ट स्ट्रीम में आप एक पत्रकार भी बन सकते हैं। सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत सारे नेता बीए की पढ़ाई किए हुए हैं, मतलब आर्ट स्ट्रीम की पढ़ाई किए हुए हैं और वो एक सोशल वर्कर हैं। सोशल वर्कर के बाद में वो एक अच्छे बड़े बड़े नेता बन जाते हैं, बड़े बड़े पोस्टों पे जाते हैं और अच्छा धन भी अर्जित करते हैं और समाज में नाम भी अर्जित करते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि स्ट्रीम बहुत ख़राब है, लेकिन इसका नंबर अपने भारत देश में 3rd नंबर पे आता है। फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट, बहरहाल अब इसकी ज़रूरत बहुत कम होती जा रही है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है, जो एआई है, अगर हम एक भाषा में बात कर रहे हैं, एक भाषा में वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो हम आराम से दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको वॉइस कन्वर्टर बोलते हैं और ये अब हमारे मार्केट में अवेलेबल है। अगर हम किसी देश में जाएँ, हिंदी में बात करें और वहाँ जाने के बाद में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, जापानी में ट्रांसलेट करना है, रसियन में करना है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में करना है, तो आराम से हो जाता है। लेकिन इनकी भी ज़रूरत होती है, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए लोग वहाँ होते हैं। जब आपस में वर्बल कम्युनिकेशन होता है तो ये उस भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्टर होते हैं और वो लोग इसी स्ट्रीम से होते हैं। तो ऐसा नहीं कि इसमें बिल्कुल करियर नहीं है। अब ये 3 स्ट्रीम के बाद में कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं। इनको प्रोफेशनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि व्यावसायिक होते हैं और आज की दुनिया जो है विज्ञान की दुनिया है और विज्ञान से हम लोग घिरे हुए हैं। जो छोटे छोटे काम थे अब इंडस्ट्रियों में कन्वर्ट हो गए हैं, तो हमें काम कहाँ मिलेगा? इंडस्ट्रियों में मिलेगा। और अगर हम टेक्निकल काम करना चाहते हैं तो हम ये प्रोफेशनल कोर्स हाई स्कूल करने के बाद में प्रोफेशनल कोर्स ले सकते हैं, जैसे पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कोर्स। ये डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में जो डिग्रियां होती हैं उनमें 1 साल की छूट भी मिलती है। अगर ये आप डी फार्म कर लेते हैं तो आपको बी फार्मा करने के लिए आपको 4 साल का कोर्स नहीं करना पड़ता, आपको सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है, आपको 3 साल ही करना पड़ता है। अगर आप उसको टेक्निकल स्ट्रीम में इलेक्ट्रॉनिक से, सीएस से, आईटी से, इन स्ट्रीम में डिप्लोमा करते हैं तो आपको सीधे 1 साल की छूट बीटेक में मिलती है और आपका बीटेक केवल 3 साल का ही रह जाता है। तो ये कोर्सेज भी अच्छे हैं। और अगर आप आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं तो इंडस्ट्रियाँ हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर की इंडस्ट्री है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, उनमें आप एज ए टेक्नीशियन यानी जो मशीन चालक होते हैं उनके पोस्ट पे आप काम कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें पैसा नहीं है। आज के आज के समय में एक औसत टेक्नीशियन की सैलरी लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये है। अगर उसको इसकी जानकारी अच्छी है, लेकिन जुगाड़ लगा के नहीं पढ़ना है कि हम सर्टिफिकेट ले लेंगे और जानकारी इकट्ठा नहीं करेंगे। बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेस होते हैं। अब डॉक्टर ही नहीं है केवल, जो हॉस्पिटल है, जो मेडिकल कॉलेज है या कोई भी जगह है, वहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। एक्सरे मशीन है, ईसीजी मशीन है, वहाँ पे ब्लड चेक करने वाले बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, तो उनको चलाने के लिए अलग अलग कोर्स होते हैं। उनके लिए भी ये पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं। नर्सिंग स्टाफ है तो पैरामेडिकल कोर्सेज बहुत सारे होते हैं। इसकी जानकारी हम अलग से वीडियो बना के देंगे, एक एक करके बताएंगे कि किस किस कोर्स करने से आप कितनी आमदनी आज अर्जित करेंगे और 10 साल के बाद कितनी आमदनी होगी आपकी, और कौन सा कोर्स महंगा है, कौन सा सस्ता है, कितने कितने पैसे लगते हैं। हम इसके लिए अलग अलग वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। आईटीआई कोर्स भी होता है। इसको करने के बाद में एज ए टेक्नीशियन हम बहुत सारी इंडस्ट्री में, गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में टेक्निकल कोर्स है, ये भी करने के बाद में हम अपना करियर उसमें बना सकते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन, ये भी मेडिकल फील्ड का ही है, अभी मैंने जैसा ऊपर बताया। और इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करके हम डिजाइनिंग की फील्ड में जा सकते हैं। हम साड़ी डिज़ाइन कर सकते हैं, कपड़े डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत सारे खिलौने डिज़ाइन कर सकते हैं और बहुत सारा स्कोप है इसके अंदर।